नमस्कार दोस्तों। तो 365 जो है वो वीडियो लंबा हो रहा था, तो उसको 2 पार्ट में कर दिया गया है। तो स्वागत है एक बार आपका फिर से इस चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में योग ख़त्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं जहाँ से छोड़े थे वहीं से। तो ये है काला सागर अनाज डील। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि तुर्की का जो है और रूस का एक डील हुआ था, समझौता हुआ था काला सागर में। रूस जो है उस डील को तोड़ दिया, और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन जो है के युद्ध के बीच जो है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, उसी बीच में जो है रूस जो है उसको तोड़ दिया और काला सागर लाभ समझौते से पीछे हट गया। यह पल काला सागर, ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, सुजनी पिडवेली में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक भोजन और उर्वरकों की अनुमति देती है। ठीक है, कि उसमें जो है जो भोजन और उर्वरक जा रहा होगा उसको जो है नहीं रोका जाएगा, लेकिन उससे हट गया रूस। यह सौदा 120 दिनों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। अब जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें हम लोग देखते हैं तो एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी जो है वो नीति आयोग को बनाया गया है, और दूसरा जो है एमपीआई जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के आधार पर तैयार किया गया है। आयाम इसमें क्या क्या किया गया है, तो इसका जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये 3 आयाम पर जो है इसका आकलन किया जाता है। और गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट देखने को मिला है 15-16 में, जहाँ 24.85% था, वहीं 19-21 में जो है वह 14.96% हो गया है। स्वास्थ्य, जीवन और में स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो गरीबी में गिरावट आई है। रिपोर्ट की अन्य जो मुख्य बातें हैं वो है 15-16 और 19-21 के बीच जो है 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर निकले हैं। ठीक है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ गया है 13.5 करोड़ के आसपास लोग। तो ग्रामीण गरीबी में देखते हैं तो 32.59% था पहले गरीबी, अब जो है उसका आ गया है 19.28%। शहरी क्षेत्र में गरीबी जहाँ 8.65% था, वहीं उसमें गिरावट हुआ है 3% का लगभग, तो 5.27% पे आ गया है। वर्ष 2015-16 और 19-21 के बीच यदि गरीबी की तीव्रता देखें तो 47% था, कहाँ 15-16 में, और 19-21 में जो है वह 44% हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। एमपीआई मूल रूप से सुधार हुआ है एमपीआई में, तो कितना का, तो 0.177 से अब जो है 0.066 पे आ गया है। ठीक है, मूल्य में एमपीआई मूल्य में जो है सुधार हुआ है। तो जो 15-16 में 0.177 था, तो अब जो हो गया है इसमें 19-20 में वो हो गया है 0.066। ठीक है, तो जितने भी 12 संकेतक का इसमें उल्लेख किया जाता है, आकलन किया जाता है, उन सारे संकेतकों में क्या क्या है, कमी देखने को मिला है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा जो है वह बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी में देखने को मिला है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी जो है यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में आया है। ठीक है, सबसे तेज कमी जो है यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में आया है। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम था इसमें, रिपोर्ट में केरल में सबसे कम गरीबी देखने को मिला है। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी जो है देखी गई, सबसे तेज कमी जो है वो बिहार में देखने को मिला है, यानी बिहार बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अब पीएलआई योजना देखते हैं जो 2.0 शुरू किया गया है दूसरी बार। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना जो है 2.0, इसमें देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY द्वारा जो है अनुमोदित है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। पीएलआई का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। ठीक है, तो पीएलआई का लक्ष्य जो है वह घरेलू निर्माण को जो है वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। और 14 विनिर्माण क्षेत्र जो है, जिसमें से चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद आदि में जो है यह पीएलआई योजना प्रदान किया जाता है। आईटी हार्डवेयर के लिए जो है पीएलआई 2.0 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शामिल है क्या, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, और भारत में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर जो है उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम इसमें शामिल है पीएलआई योजना में। ठीक है, तो प्रमुख दिशा निर्देश यदि देखें तो इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है वो 2.0 में शुद्ध और वृद्धिशील बिक्री पर लगभग जो है 5% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करेगा, और प्रोत्साहन अवधि जो होगा वो 6 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें जो है बड़ी भारी तेजी है और लक्षित रूप से जो है कार्य करने को देखने को मिला है। ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023। ठीक है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है।
सभी निर्माताओं, उत्पादकों, रिफर्बिशर्स और रिसाइकलर्स को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। EPR प्रमाण पत्र का निर्माण और लेनदेन के पीढ़ियों और लेनदेन के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। ठीक है, EPR प्रमाण पत्र का निर्माण किया जाएगा और लेनदेन की पीढ़ी और लेनदेन के लिए जो है प्रावधान पेश किया गया है। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत सोलर पैनल या सेल का जो है सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल में कैडमियम, सीसा और चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग होने वाले सीसा को छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ में छूट मिला जाएगा, जिसमें से जो है सोलर पैनल के तहत जो है फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए सेल या पैनल में जो कैडमियम और सीसा का तथा जो चिकित्सा उपकरण में जो सीसा लगती है उस पर भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में जो मुख्य प्रावधान है वो है कि यह अधिनियम जो क्या करता है वो भारत को जैविक विविधता के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है और उसी के लिए जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है लागू किया गया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी कि CBD एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और बहुपक्षीय संधि है ये। ठीक है ना, मतलब सारे देशों को मिला करके और अलग अलग तरह से ये संधि बनाया गया है ताकि हर ओर से जैविक रूप से क्या हो सहयोग मिले। इसका उद्देश्य क्या है तो जैव विविधता का संरक्षण है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है और इसके घटकों का सतत उपयोग है। ठीक है ना, कि इसके घटक है उसका कंटिन्यूस उपयोग होता रहे। अनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा किया जाएगा ताकि जो है ये जो है भारत में चलती रहे। ठीक है, भारत 6G अलायंस, भारत जो है 5G के बाद जो है वह 6G पे कार्य कर रही है, तो इसका दूरसंचार विभाग जो है इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है कि 2030 तक भारत के लिए एक शक्तिशाली बल गुना के रूप में जो है कार्य करने के लिए 6G तकनीक को तैनात करना। 2030 तक जो है 6G को लाया जाएगा। यह एक क्या कोऑपरेटिव मंच है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां मिल करके जैसे शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन जो है इसमें शामिल है, सबको मिला करके जो है 6G तकनीक तैयार किया जा रहा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और विकास निधि के डेवलपमेंट फंड के तहत जो है परियोजना के समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया इन सब के माध्यम से। ठीक है, तो ये दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत जो है परियोजनाओं के लिए फंड किया जा रहा है। जैसे TTDF योजना, ठीक है, TTDF योजना यूनिवर्सल सर्विस और ऑब्लिगेशन फंड द्वारा शुरू की गई थी और DCIS डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन के तहत जो है स्टार्टअप और MSMES को स्क्वायर फंड आवंटित किए गए थे। ठीक, जैसे 6G के बारे में हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो है अप जो होगा वो 6 GHz अप होगा और 95 GHz से 3 THz तक जो है इसका प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी होगा। स्पीड जो है वो 1000 Gbps तक का होगा। 1000 Gbps मतलब 1 TB, लगभग 1 TB जो है पर सेकंड का जो है स्पीड होगा और विलंबता जो है 1 मिलीसेकंड तक का होगा, यानी कि 10⁻³ सेकंड का। WHO की महामारी संधि इस वर्ष हुई है और इसको संधि को देखो तो WHO जो है महामारी से निपटने के लिए 1 फरवरी 2023 को महामारी संधि यानी कि 0 ड्राफ्ट प्रकाशित करता है और इस उद्देश्य से महामारी से निपटने के लिए इसमें जो है जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें जो है वह CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट दिया गया था, तो उसका देखते हैं। तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है 2022 में CO2 उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया। CO2 उत्सर्जन में 0.9% या 36.8 गीगाटन से अधिक की जो है नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट 2022 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। ठीक है, तो कितना 550 मिलियन टन CO2 को उत्सर्जन को रोकने में मदद किया है। 0.9% या 36.8 GHz से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑनलाइन गेमिंग को IT नियम 2021 के तहत लाया जाएगा और इसमें जो प्रस्ताव किया गया एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र प्रस्तावित किया गया है। सत्यापन होगा। KYC के लिए जो अपने ग्राहक मानदंडों को जानना अनिवार्य किया गया है सभी प्लेटफॉर्म के लिए और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, और ऑनलाइन गेम्स को जो है वह स्वनियामक निकाय के तहत क्या पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। और इसमें कुछ खास है कि इसमें क्या है कि ऑनलाइन गेम में प्रवेश स्तर पर जो भुगतान की जाने वाला है उस पर जो है 28% GST देय होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है किस पार्टी को, तो वो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा के योग्य पाया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यानी मार्क्सवादी, और बहुजन समाजवादी पार्टी है,
नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो अब 6 हो गया है राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। और राष्ट्रीय दलों के रूप में जो मान्यता के लिए दशाएं हैं वो क्या है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए तो वो राष्ट्रीय दल की पार्टी हो जाती है। लोकसभा चुनाव में यदि केवल 2% सीटें प्राप्त हो तो यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों। यदि 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और लोकसभा चुनाव में 2% सीट उसको मिल जाता है लोकसभा चुनाव में, जो 3 अलग अलग राज्यों में होने चाहिए, तो यानी कि जैसे 545 सीट है ना लोकसभा में, तो 545 का 2%, ठीक है, हो जाते हैं। यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय दल। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 में देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 का जो है उसमें क्या करता है, संशोधन करता है, ठीक है। यह विधेयक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को क्या करता है, प्रमाणित करने के लिए एक फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। देखिए इसमें क्या एक और चीज़ है कि टेलीविज़न और अन्य जो मीडिया क्षेत्र का है उसके लिए अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जितना भी इलीगल या अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग है, प्रदर्शनी है, उस सब के लिए क्या होगा, दंड का प्रावधान किया गया है। फिल्म उद्योग को और ज़्यादा जो है बढ़ावा देने के लिए और पायरेसी की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए संसद जो है यह बिल लाया है, ठीक है, जो सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 पारित किया गया है। अभी तक क्या होता था कि 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में क्या होता था, फिल्म का नवीनीकरण करने का आवश्यकता पड़ता था, जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है कि अब 10 वर्ष का टाइमलाइन नहीं रहेगा। फिल्म को जो है उम्र के आधार पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि कैसा फिल्म है उस हिसाब से उस एज के लोगों को लिए बनाया गया है। भारत में जो है मोटा अनाज का, मिलेट्स का जो है अभी जो है खूब चर्चा रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या किया गया। तो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 को घोषित किया गया और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में इसकी नोडल एजेंसी स्थापित की गई। भारत के अनुरोध पर जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था 2018 में, और 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया है। उत्पादक में अग्रणी राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जो बाजरा होता है या मिलेट्स होता है वो है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और कुछ पहल जो देखते हैं इसमें क्या, महर्षि बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल के लिए महर्षि योजना का शुरुआत किया गया है। बाजरा पर अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित है ये। बाजरे को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिपादित 7 सूत्र का बनाया गया है, ठीक है, 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो है बाजरा का उप मिशन चलता है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो है बाजरा भी एक उप मिशन है उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट क्या है। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। यह दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है, ठीक है। तो यह दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में जल असुरक्षा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है। यूनिसेफ की ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि जल असुरक्षा संबंधित 3 खतरा पर चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें अपर्याप्त जल, स्वच्छता और असुरक्षित वास, ये 3 खतरा है। पहला है अपर्याप्त जल, जो जल की कमी है, स्वच्छता है, जो असुरक्षित जल है, और असुरक्षित वास है, जो हम लोग वॉश करते हैं कुछ भी चीज़, कपड़ा वगैरह सब, या नदी में जो चीज़ हम लोग धोते हैं या देते हैं उस संबंधित ये दिया गया है, ठीक है। तो यही ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट है। कह रहे विश्व स्तर पर जो है 600 मिलियन बच्चे अभी भी असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच या बिल्कुल भी न पहुंच होने स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। कितना, तो 600 मिलियन बच्चे जो है जल के कारण, जल प्रदूषण से जो है स्वास्थ्य का समस्या का सामना कर रहा है। असुरक्षित वास के कारण प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। प्रत्येक साल जो है 3 वर्ष से कम जो है बच्चे की आयु के बच्चे का जो है मौत हो जाती है, और वो संख्या जो है वो 4 लाख तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, जिसमें अधिनियम 1956, ठीक है। इसमें क्या है, कृष्णा जल विवाद है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना 4 राज्यों के बीच में है। गोदावरी जल विवाद है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है।
कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है कावेरी जल विवाद। ठीक है। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है महानदी जल विवाद। तो ये 4 जल विवाद जो है जो ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है। देखिए, एक इसमें नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की स्थापना की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि आप जो है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए एक बोर्ड का स्थापना कर सकें। प्रविष्टि, इसी के प्रविष्टि 17 में जो राज्य सूची का विषय है उसमें प्रविष्टि 56 जो संघ सूची का विषय है, उस दोनों में जो है क्या है, जल संसाधनों पर विधायी प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है कि जल संबंधित जो प्राधिकरण है उसमें क्या क्या समस्या हो सकती है, उस समस्या को परिभाषित किया गया है कि ये विवाद का कारण हो सकता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक में जो है एकल अस्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जो 1956 का जो नदी बोर्ड अधिनियम था उसमें जो है अंतर्राज्यीय नदियों के लिए जो है बोर्ड जो स्थापित किया गया था, तो उसमें यह था कि अलग अलग के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एकल स्थायी न्यायाधिकरण जो है स्थापित कर दिया गया है। उसके तहत जो है सारे जल विवाद को जो है वो एकीकृत रूप से उसमें निपटारा किया जाएगा। अनुच्छेद 262 का जो सेकंड क्लॉज है, ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में है कि जो न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। ठीक है। तो वो ऐसे क्षेत्र के लिए है। तो इस तरह का विवाद जो है वो अनुच्छेद 262 के तहत जो है वह केंद्र को शक्ति दी गई है। तो केंद्र ने ये न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। ठीक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खूब संघर्ष हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने फैसले के अनुच्छेद 239A का हवाला देते हुए कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवा पर जितने भी सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। ठीक है। दिल्ली सरकार का जो है विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगा। तो ये कहा गया था किसमें, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था उसमें कहा गया था, जो फैसला किसके तहत था, तो अनुच्छेद 239AA के तहत था। ठीक है। उसमें कहा गया था सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ करके बाकी जितने भी चीज़ हैं उस पर जो है विधायी और कार्यकारी नियंत्रण किसकी होगी, तो दिल्ली सरकार की होगी। राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 के माध्यम से कहा गया कि उपरोक्त फैसले के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा अध्यादेश लाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समाप्त कर दिया गया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है। इसके लिए एक नया जो है प्राधिकरण बनाया गया है, जो क्या है उसका नाम, तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। ठीक है। अनुच्छेद 239A को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संशोधन में शामिल किया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1991 में लाया गया था उसके द्वारा जो अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया था। फेम 2 रिपोर्ट ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसमें क्या है, फेम 2 में फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का ये क्या है, हिस्सा है। और इसका उद्देश्य जो है वो सब्सिडी कर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। तो फेम इंडिया योजना 2 चरणों में संचालित किया गया है। तो चरण 1 जो है वो 15 से 19 तक चला था और कार्यशील रहा, और चरण 2 जो है वो अभी जो चल रहा है वो 19 से 22 तक रहा था। ठीक है। इसे मार्च 24 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया, जो अभी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि अभी चल रहा है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा कि इसका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि 19 से 22 तक ही इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य क्या था कि 2030 तक जो है कम से कम 30% से अधिक जो है इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी कर वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा को स्थापित करना था। कि कम से कम कितना 30% से अधिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यूज करना है और कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी करना है। इसमें जो है 10 लाख 2 व्हीलर का टारगेट था, 5 लाख 3 व्हीलर का टारगेट है और 55,000 4 व्हीलर टारगेट है और 7,000 ई बसों को समर्थन देने की योजना है। इतने को जो है समर्थन दिया जाएगा। अब एक मिशन आया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ठीक है। अब इसमें जो क्या किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है 6,003.65 करोड़ रुपए की लागत से जो है वर्ष 2023-24 से 30-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दिया है। ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कितने की लागत से, तो 6,003.65 करोड़ रुपए, लगभग 6,000 करोड़ की लागत से जो है 23-24 से 30-31 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी। इसकी नोडल एजेंसी जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका नोडल एजेंसी।
इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, मिशन का ही नाम है कि क्वांटम, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देना। सटीक समय के लिए जो है परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर जो है विकसित करना है, कि जो है मैग्नेटोमीटर बनाना है उच्च संवेदनशीलता वाला, हाई सेंसिटिविटी वाला। दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और ऊर्जा आदि के संबंध में कार्य करना है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग सूचकांक देख रहे हैं वो है पंचायत विकास सूचकांक। अब इसमें क्या है कि इसे पंचायती राज मंत्रालय के अधीन जारी किया जाएगा। ठीक है, पंचायत विकास सूचकांक, और यह एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी का गोल पता होगा, 17 गोल है, कि स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के समर्थन को क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। एसडीजी का स्थानीयकरण से संबंधित विषय जो है उसमें क्या है, गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, जल और हरित गांव, आत्मनिर्भर, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव शामिल है। तो गांव से रिलेटेड इसमें सारे विषय हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और गरीबी मुक्त उन्नत, तो ये सारे विषय इसमें किए गए हैं। इसका जो है स्कोर के आधार पर जो है पंचायती राज्यों को 4 श्रेणी में बांट दिया गया है। तो जैसे ए में है कि 75 से 90%, बी में है कि 60 से 75%, सी में है कि 40 से 60%, और डी में है जो 40% से कम का प्रोग्रेस होगा तो उसमें होगा। अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो योजनाएं लागू की गई है उसमें लिथियम आयन बैटरी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और लिथियम आयन बैटरी के कारण से जो है हमारा क्या होगा कि ये टारगेट जो है, लक्ष्य जो है पूर्ति हो जाएगा। तो जिसमें लिथियम आयन बैटरी के लिए जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है 5.9 मिलियन टन का जो है लिथियम भंडार मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जिसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की संभावना है और होगी भी। तो लंबे दौर में तो 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। ये खोज जो है विविध अनुप्रयोगों में इसकी उपयोगिता के कारण इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी बनता है, पवन टर्बाइन में यूज किया जाता है, सौर पैनल में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन में तो वरदान ही है ये, सेल फोन में लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है, कंप्यूटर आदि में भी लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी उपयोगी है लिथियम। और बैटरी का जो एक सह निर्माता और नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 का है वो बैनिस्टर गुडनफ, उसका 100 वर्ष का आयु में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो इसलिए जो है लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी के परीक्षाओं की दृष्टि से, उसमें जो है सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो इस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे। बैनिस्टर गुड इनफ बैरिस्टर गुड इनफ का जो है 100 वर्ष के आयु में जो है निधन हो गया, जिसमें ये एक लिथियम आयन बैटरी के सह निर्माता थे, को प्रोड्यूसर, और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो उसको नोबेल मिला था 2019 में, ठीक ना, तो 2019 में इनको नोबेल मिला था। सामान्य कैथोड सामग्रियों में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड जो है LiCO2, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड और लिथियम आयरन फॉस्फेट शामिल है। ठीक है, तो जो कैथोड सामग्री में लिथियम मिलता है वो हमको क्या क्या मिलता है, तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के फॉर्म में, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड के फॉर्म में और लिथियम आयरन फॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है डिबेट का, एक राष्ट्र एक चुनाव का, ONI का, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए ONOE की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कानून मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय 8 सदस्य समिति का गठन किया गया है। इस समिति के जो अन्य सदस्य है वो है सुभाष कश्यप, वकील हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने इसे शामिल करने का विरोध किया है। ठीक है, अब कार्यान्वयन 1 के लिए जो है आवश्यक परिवर्तन है वो क्या है, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, वहाँ जो है चेंज किया जाएगा। अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जा सकता है इसके सिलसिले में। अनुच्छेद 85 का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 में परिवर्तन करने की डिमांड हो जाएगी, क्या, जो राज्य विधानमंडल की अवधि जो 5 वर्षों की तय की गई है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल, तो इसमें और एक जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधिनियम में कई प्रावधान को बदला जाएगा यदि ये लागू होता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो
विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट इसके पक्ष में है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं की जाएगी। तो इतने सारे जो है परिवर्तन होने होंगे यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते हैं तो। अब राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 भी इस बार जो है वो लाया गया है। उसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। कितना का? तो 2 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है 4 स्तंभों पर आधारित ये लक्ष्य है कि पहला है कि छूट में प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो करे, खरीदारी बढ़ सके, व्यापार बढ़ सके। सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ताकि विदेशी डॉलर बढ़े और व्यापार करने में आसानी होगी। उससे आसानी के लिए जो कार्य किया जाएगा, उभरते क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो नए नए इनिशिएटिव है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें और भी कई सारे हैं, जैसे कि विशेष एक मुश्त माफी योजना, कि एक साथ जो है बहुत सारे चीज़ों की योजना का जो क्या किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। ई कॉमर्स निर्यात को सुविधा प्रदान करना, जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात फर्म को स्टार स्टेटस से सम्मानित किया जाएगा, या निर्यात उत्कृष्टता के 4 नए शहर जैसे फरीदाबाद है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद और वाराणसी बनाए जाएंगे। ठीक है, निर्यात उत्कृष्ट मतलब वहाँ से निर्यात की प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्या चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले जो है 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा जो है एमएसपी पेश किया गया था। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित जो है मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जो है एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया है। ठीक है, तो कैबिनेट समिति जो है एमएसपी का वाणिज्यीकरण करते किसकी सिफारिश पर? तो सीएसीपी की सिफारिश पर। तो 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। ठीक है, तो 22 जो है अनिवार्य फसल जो है उस पर और एक गन्ना पर, तो इन 23 पर जो है एमएसपी घोषित की जाती है। जैसे कुछ फसल इसमें है, जैसे धान है, कपास है, मक्का है, गेहूँ है। कुछ शर्तें हैं एमएसपी को घोषित करने में, जैसे A2 कैरेट किसानों द्वारा रसायन उर्वरक बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय, उसके आधार पर A2+FL, A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ है। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया, ये भी शामिल किया जाता है एमएसपी में तय करते समय। ठीक है, अगला है हाथी परियोजना जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें था कि 1992 में लॉन्च किया गया था हाथी परियोजना को, और वर्तमान में 33 हाथी जो है वो रिजर्व और 150 हाथी गलियारे में है। हाथी जनगणना 2017, कुल हाथियों की संख्या क्या किया गया था? 29,964 था उस समय 2017 में जो हाथी को जनगणना की गई थी उसमें। कर्नाटक प्रथम स्थान पर था। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 6,049 हाथी था। कर्नाटक वन विभाग द्वारा हाथी गणना 2023 के अनुसार जो है कर्नाटक में हाथियों की संख्या अब हो गया 6,395। जो 2017 में 6,049 था, अब हो गया कर्नाटक में कितने हाथी? तो 6,395 हाथी हो गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसमें? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो है हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हाथी जो है भारत का प्राकृतिक विरासत पशु है। हाथी परियोजना का लक्ष्य क्या था? तो हाथी परियोजना हाथियों और उनके आवासों और प्रवासों के मार्गों की सुरक्षा करना, कैद में हाथी का कल्याण हो, इस तरह से हाथी का ध्यान रखा जाए, और मानव पशु संघर्ष की समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है। इसका एक लक्ष्य है हाथी परियोजना का, जिसमें भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? वो एलिफस मैक्सिकस है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस है। और IUCN की तुलना में जो है इसको लाल सूची में रखा गया है, यानी कि संकटग्रस्त रखा गया है। साइट्स की सूची में जो परिशिष्टि 2 में, यानी कि अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है अनुसूची 1 में इसका लिस्ट में नाम है, दर्ज किया गया है। एक देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, तो इसमें क्या है? तो इसे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है आयुष्मान भारत को। अभी जो है इसका नाम बदला गया है, और 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था इसको, 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को। प्रति परिवार इसमें कवरेज जो है वो 5 लाख रुपया प्रति वर्ष है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक्सप्रेस कवरेज जो है वो 3 दिन तक का है, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च का कवरेज जो है वो 15 दिनों तक है। तो कुल परिवार जो है वो 10 करोड़ प्लस परिवार जो है इसमें जुड़ चुका है। फंडिंग जो है वो क्या कहाँ से होगी इसकी? तो फंडिंग होगा सामान्य राज्यों के लिए 60-40 का फंडिंग होगा, यानी कि 60% जो है वो केंद्र सरकार और 40% जो है वो
राज्य सरकार इसके खर्च वहन करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 है, यानी कि 90% जो है वो केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकारें करेंगे। वो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि लाभार्थियों के लिए जो है निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, ताकि डिविडेंड हमारा जो है वो स्वस्थ हो। जननांकी यदि हमारा स्वस्थ होगा तो भारत भी स्वस्थ होगा और हमारी क्या होगी, हमें लाभ होगी, देश प्रगति करेगा। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए जो है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए किया गया है। ये एमएसपी से रिलेटेड जो MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो है वो बड़ा चर्चा में रहता है बार बार, तो इनको एक बार देख लेते हैं। वो 7 अगस्त 2025 को जन्म हुआ था MS स्वामीनाथन का, और 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ से सवाल आने की संभावना है। ठीक है ना, 28 सितंबर 2023 को MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनका जाना जाता है। इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं जो 1961 से 72 तक जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर के तौर पर है, निदेशक के तौर पर। 72 से 79 तक जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर है, और 89 से 80 तक जो है कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव इनको बनाया गया था। 82 में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। 2007 से 2013 तक जो है वो राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मान मिला है। 1971 में रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिल चुका है 1986 में, और 87 में जो है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता हैं। 1994 में UNEP ससाखावा पर्यावरण पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक मिल चुका है। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल भी मिल चुका है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है वो 1961 में SS भटनागर पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, और 99 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिल चुका है। तो इतने सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। एक ये है हमारे मोदी जी का भारत का नया संसद भवन। तो जरा इनके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो इनका जो तथ्य है वो है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का क्या किया गया, एक सिक्का लॉन्च किया गया, और भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा जो है इनका डिजाइन तैयार किया गया, और संसद भवन का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो टाटा इस पर काम किया है। विशेषताएं क्या है? तो इसका आकार जो है वो त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार है, गज द्वार, अष्ट द्वार, शार्दुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि कांच से बना है, और इनका कुल वजन जो है वह 95 किलोग्राम है, यानी कि 9.5 टन है, तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर जो है वो 1272 सीट हो गया है। 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था है वो राज्यसभा कक्ष में, और 888 जो है वो लोकसभा कक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड जो है 5 फीट लंबा है, और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद बनाया गया है। तो राज्यसभा में कमल और लोकसभा में मोर। ठीक है, तो ये हमारा 365 था। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, और आगे की बात जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो है इससे आपके परीक्षा में सहयोग हुआ होगा इससे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।